कारण बता के कोई सूचना नहीं दी जाएगी, तो क्या सही है क्या सर ये? क्या? 4(1)(d के तहत पूछा गया है भाई मुझे दंडित क्यों किया गया है, इसका आप कारण बताएं, तो ये कह रहे हैं कि ये सूचना आपको नहीं दी जाए, कारण कोई नहीं नहीं तो बताया। आप एक्चुअली देखिए, आप इस तरह के सवाल करोगे कि ये क्यों किया गया। अब जैसे आयोग में आप पूछोगे मेरे ऊपर पेनल्टी क्यों लगाई है ना, कोई पीआईओ जाकर के पूछेगा कि मेरे ऊपर पेनल्टी क्यों लगा दी सर है, सर तो इनमें ये इनमें 4(1)(d क्या है कि ये नहीं। सुओ मोटो जानकारी 120 दिन वाली है, हाँ, 17 पॉइंट मैनुअल में। और फोर वही वाला पूछ रहे हैं वो ना, तो फोर। आपको वैसे ही मिलना है। देखिए 41B जो है सियोमोटो का है, वो आपको मिलना ही है। मेरा कहना है कि जब आप आरटीआई लगाएं तो उसके लिए तो खैर डी आपको की आरटीआई बात कर लगाने रहे की डी जरूरत ही नहीं सेक्शन है। ही 4(1)(d), बी नहीं सर, डी की बात कर रही हैं। हाँ, डी 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 की बात कर रहे हैं सर डी ये। मैं आपको डी वही बता रहा हूँ, आपको उसके लिए आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है ना। नहीं सर, उसके लिए जैसे नहीं आरटीआई सर, क्यों डी लगेगी? डी डी जो मोटो चीज और जो चीज सियोमोटो है उसके लिए आरटीआई नहीं लगाएगी, उसका मतलब ही ये सेक्शन 4 जो है सर सियोमोटो सर सर इन्फॉर्मेशन सर है वो। सर ये कह रहे डी का सर डी। अरे ये सरकारी कर्मचारी है सर, ठीक है सरकारी फोर कर्मचारी वन। को कितना लगे। अरे भाई, है फोर तो फोर फोर वन ना, डी कह रहे हैं। सेक्शन 4 जी सर, है, फोर तो वन सेक्शन डी 4 ना। जी कारण बताओ तो नोटिस। सेक्शन 4 जो है सियोमोटो है। सर, तो वो तो सियोमोटो में 4(1)(d) तो सियोमोटो में आरटीआई नहीं लगती है। सर वो सियोमोटो तो का मतलब समझ लीजिए। 4(1)(d) तो। अरे मैं बता रहा हूँ, आप समझ लो, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको पूरी बात समझा दूंगा आपको। जी सर। स्योमोटो में आरटीआई नहीं लगती। स्योमोटो का मतलब होता है कि आपको वो इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपको वैसे ही मिल जाए या फिर आपको अलग से मिल जाए वो इंफॉर्मेशन। अब चूंकि आप बात कर रहे हैं कि ये एक डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट हुआ, तो डिसिप्लिनरी एक्शन में बिल्कुल डिफाइन रूल के तहत सारी चीजें होती हैं। उसमें एक एक प्रोसेस पूरा डिफाइन है गवर्नमेंट के इसमें, कि अगर किसी को सजा दी जा रही है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा रहा है, तो उसको उसका कारण बताया जाएगा। आपको वैसे ही वो मिल जाना चाहिए स्योमोटो, है ना। सर उन्होंने ये सब दंडादेश जो पारित किया है उसमें कोई स्पष्टता नहीं है, नहीं उन्होंने वैसे ही हाँ तो लिखा है आप, सर। हाँ तो जब आप कारण नहीं पूछेंगे, अब आप, मैं आपको बताता हूँ जी कानून में क्या है कि कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी आ गए इसमें, कि आप सवाल नहीं पूछेंगे। तो उसको पूछने का तरीका क्या है? उसको पूछने का तरीका यह है कि एक आप आरटीआई एप्लीकेशन लगाइए, उसमें एक अपना जो आपको कार्रवाई की गई है उसकी कॉपी लगा दीजिए कि मेरे ऊपर ये कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई से संबंधित समस्त सहपत्र और नोटशीट मुझे उपलब्ध कराई जाए। बस खत्म। और ठीक सर है। वो उसको नोटशीट कार्रवाई। तो सुन तो लीजिए। जी मैं थोड़ा बोल लूं फिर आप अपना पूछ लेना, उसके बाद कुछ बचता है। जी सर। जी उस नोटशीट को पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा क्या कारण है, जी और नहीं है तो उसको चैलेंज करके आप कोर्ट जा सकते हैं कि हाँ, भाई हाई इसमें कोर्ट जब जा इन्होंने कुछ सकते हैं सर, कार्रवाई की हम। नहीं, हाँ, इन्होंने ये प्रोसेस लैप्सेस हैं, और इसीलिए इनकी ये जो कार्रवाई है वो गलत है, इन्होंने सर जो शासन के नियम है उसके तहत कार्रवाई नहीं की है, इसीलिए इस पर स्टे लगाया जाए, और आप स्टे ले सकते हैं फिर। ठीक है। जी सर। ठीक है बरवा जी, ओके। हाँ, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सैमसंग एस एम आपने मैसेज किया था, सैमसंग SM A3 46E, सैमसंग। ये इन सबको बोलिए शिवानंद मैं जी अपना नाम थोड़ा सा लिख लें वो। 50 बार इनको बोला हूँ, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता। सैमसंग SM A34 समथिंग, आपने अभी मैसेज किया था। अनम्यूट करिए। अनिल कुमार फ्रॉम हरिद्वार, अनिल कुमार जी अपने आप को अनम्यूट करिए, अपनी बात पूछिए। जी शॉर्ट सभी में को आप लोग नमस्ते। अपनी 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 जी बातें आप लोग शॉर्ट में, कॉन्साइज में कम से कम समय में पूछिएगा, है ना, ताकि उत्तर देने में कोई दिक्कत जी ना हो। जी जी, सभी को नमस्ते। मेरा एक सवाल ये है सर, ये हरिद्वार का एक मैटर है। इसमें देहरादून राज्य सूचना आयोग में सुनवाई हुई थी 27 नवंबर, और इसके बाद अगली सुनवाई हुई 30 दिसंबर को। उसमें 25,000 पेनाल्टी लगाई गई है, और 6 करोड़ स्ट्रीट लाइट का मामला है वो। और इस जो ये प्रकरण है, इसको वहां पर मैं ऑर्डर ऑनलाइन देख रहा था, ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया है। तो जब इतने बड़े बड़े मुद्दों को जो है ऑर्डर अपलोड नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ये तो हम अखबार की कटिंग अभी ग्रुप में भी शेयर किए हैं, एक अखबार से पढ़ के जानकारी मिली है। नहीं, ऑर्डर उनको ऑर्डर कॉपी अभी भी आपको नहीं मिली? अभी ऑर्डर कॉपी अपलोड भी हो नहीं मिली जाते हैं, आपको? उस पर 3-4 दिन नॉर्मली लग जाते हैं। नहीं हुआ है तो सीधा आप आयोग में फोन कर लीजिए, उनको केस नंबर बता दीजिए, वो अपलोड कर देंगे। दैट्स इट। एक्चुअली आयोग में क्या है, इसमें लोगों की कमी होती है।
और व्यवस्था हाँ, उतनी जो एक तरह से ऑनलाइन व्यवस्था होनी चाहिए और स्मूथ व्यवस्था होनी चाहिए वैसी नहीं रहती। तो क्या होता है कि जी मैंने किसी देखा यहाँ सेक्शन के तो। बाबू को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है उसके एडिशनल काम के अलावा कि भाई आप इसको अपलोड भी करिए। तो कई बार वो जो है वो एक एक दो दो वीक का डिले या 10 दिन का 15 दिन का डिले तक हो जाता है। और कई बार वो लोग छुट्टी पे भी रहते हैं, उनके अपने बीमार हो जाते हैं या कुछ इस तरह की चीजें भी रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में भी लेकिन ये व्यवस्था जो है थोड़ी सी स्मूथ होनी चाहिए, एक डेडिकेटेड वहां पर इसके लिए कर्मचारी तैनात होना चाहिए जो कि इमिडिएटली मतलब जिस दिन ऑर्डर आता है उस दिन वो अपलोड हो जाए। और आजकल तो देखिए पीडीएफ होते हैं सीधे डायरेक्ट उस पर निकल जाते हैं, ऑर्डर कंप्यूटर से डायरेक्ट उस पर अपलोड हो जाता है। ये कोई ऐसा मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, 2 मिनट का काम है, क्लिक का काम है। तो इसकी मुझे लगता है कि आयोग में उतने कंप्यूटर फ्रेंडली लोग नहीं है, वो भी एक कारण है। और इसलिए ये दिक्कतें दिक्कतें इस तरह की ज्यादा हो रही हैं। सर 29 नवंबर वाला ऑर्डर भी नहीं अपलोड हुआ है, और वही दूसरे मैं जो कह रहा मैटर हूँ है वो वो तो वो ये वो हो गए हैं, फोन करके 30 केस में हो नंबर गए बता हैं, दो, एक तीन में। चार दिन में अपलोड हो जाएगा। That's it। नहीं तो नहीं फिर सर, फोन मेरी करके बात केस नंबर मेरी बता दो, अपलोड कर देंगे। आरटीआई लगा के भैया वो ऑर्डर आप ले लो वहां से, क्या करोगे? पूरे देश आरटीआई की लगा के भी व्यवस्था ले चल सकते हैं, रही अदरवाइज है। केवल फोन कर दो कि भाई नहीं ये नहीं, ऑर्डर उसमें अब तक मेरा लगा दीजिए, कहना वो ये मिल था ना, जाएगा आपको, 29 अपलोड वाला कर देंगे। यही केवल नहीं हुआ है, बाकी दूसरे प्रकरण जो है ना, वो 29, वही 30, एक इसीलिए मैं बता दिसंबर रहा हूँ, वो बहुत वो सिंपल हो है, गए आप हैं। सीधा फोन करके केस नंबर बता दो, अपलोड हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए चलिए, इस मामले में उत्तराखंड का मामला है, वीरेंद्र कुमार ठक्कर साहब हैं, आपकी मदद कर देंगे, उनका मैंने नंबर बताया ले वहां पे एक ही लीजिए। समीक्षा अधिकारी है, वही सब काम करते रहता है, और बहुत सारे केसेस रहते हैं, और शैलेश यदि सर मिस हो गया है शैलेश सर आप केस शैलेश नंबर सर बता कुछ के बोलना रिक्वेस्ट चाह कर रहे लो, हैं। हाँ, हो जाएगा। शैलेश सर इन मामलों में कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं शैलेश सर। मेरे ध्यान में आया है कि कई बार कमिश्नर्स सेंसिटिव ऑर्डर्स जो दे देते हैं उसको नहीं अपलोड करने के लिए भी प्रेशर होता है कि भाई आपने ऑर्डर तो दे दिया एक केस में, मगर सब लोग को ये मांगना शुरू कर देंगे, तो ऐसे भी प्रेशर रहता है कि ये अपलोड मत करना ताकि सबको मालूम ना पड़े। बिल्कुल सही बात है। जब दिवाली दशहरा के दिन ऐसे ऑर्डर आते हैं, साल में एक आध दिन जिसमें आपकी फाइन लगती है, बाकी सब में तो छोड़ देते हैं। तो शैलेश सर का कहना सही है कि ऐसे आदेश जो है वो अपलोड नहीं होते हैं, उसके लिए आप अलग से मांग लीजिए, ताकि सबको पता ना चले कि उन्होंने ऐसे गलती से ऑर्डर दे दिया जिसमें फाइन लगा दिए। ठीक है, और जो अगला सर प्रश्न अपन जिसमें ले लेते हैं। अगला जिसमें प्रश्न साहब ले वो लेते हैं। पेनल्टी नहीं लगती है, वो ऑर्डर लोड अपलोड कर देते हैं। हाँ, वो कर देते हैं। भारतीय भरत पंड्या जी गुजरात से हैं। आपने प्रश्न तो पूछा था भरत पंड्या जी, क्या प्रश्न है? शॉर्ट में पूछिए प्लीज। सर सर एक मैं ये बताना चाहता हूँ कि शैलेश गांधी साहब ने जो कहा वो सही है कि ये प्रश्न के संबंध में हमारी चर्चा चल रही थी, तो ये बात सही है। मेरे से भी काफी बार पीआईओ और फर्स्ट अपलैंड अथॉरिटी अधिकारी ने ये कहा कि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। तब मैंने ये राजस्थान सरकार के जो आईएएस अधिकारी है उन्होंने जो पुस्तिका भी मैंने ग्रुप में भी डाली है, उसमें ये बात उनको ये क्लियरिफाई किया है कि हाँ, क्या आप भविष्य से मतलब भविष्य से जानकारी जुड़ी हो तो नहीं मांग सकते हैं। बाकी जो जानकारी जैसे शैलेश गांधी साहब ने कहा कि जो रिकॉर्ड में है वो तो देनी पड़ेगी चलिए ठीक मुझे। है, देखिए भरत और पंड्या जी, इस विषय हाँ, में बहुत क्लियर हो चुका है। राहुल सर ने इस विषय पर बहुत अच्छे ऑर्डर दिए हुए हैं। और काल्पनिक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, फ्यूचरिस्टिक जी, प्रश्न आप नहीं पूछ सकते, काल्पनिक प्रश्न नहीं पूछ सकते। और पहली बात, जो आरटीआई आप लोग लगाने वाले हो, तो विशेष तौर पे ध्यान रखो कि आजकल आरटीआई जो है, जिस तरह से सर लोग बताते हैं कि राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन हो गया है, तो आपको ये प्रयास करना है कि कम से कम, मतलब हो ही नहीं, प्रश्नवाचक प्रश्न सूचक शब्दों का इस्तेमाल उसमें होना ही नहीं चाहिए। यदि हो तो सिर्फ क्वांटिटेटिव पूछिए, कितना है, नंबर्स के तौर पे इतना है ना, इनकी पदस्थापना, तो इनको कितना क्या कुछ तो, पर वो भी आप मत पूछिए, उसको भी बाईपास करके पूछिए, मतलब दूसरे और, तरीके से पूछिए कि क्वेश्चन मार्क उसमें ना आए। बस ये ध्यान विशेष तौर पर आप लोगों को रखना है इसमें, है ना। और और सर मैं ये राहुल सर से एक बात जानना उनको एक तो बात धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे देवेंद्र जी ने साहब ने कहा कि ये सर आप जैसे जजमेंट देते हो, कोर्ट का जजमेंट कहीं मेंशन करते हो, डिटेल वाइज ऑर्डर देते हो, वैसे तो सर कोई ऑर्डर यहाँ में काफी सारे गुजरात सूचना आयोग में तो मैंने देखा वो करते ही नहीं है सर, कि वो वो उसके लिए मध्य साहब प्रदेश वो तो मध्य राहुल, प्रदेश में भी नहीं होता है। चैलेंज करना है तो वो सामने कोर्ट को या किसी को भी वो पता चले, वो सब पूरा डिटेल वाइज लिखते नहीं है। ये मैंने एक देखा कि आपने बड़ा बड़ा इंटरेस्ट के साथ आप लिखते हो, और ये तो मैंने इसीलिए कहीं नहीं देखा इसीलिए है ऐसा सर। इसीलिए भारत जी, इसीलिए राहुल सर की चर्चा पूरे देश में होती है, और वो सबके फेवरेट हैं, और उनके आदेशों की, उनके कार्यों की प्रशंसा होती है।
तो इसीलिए तो ये चर्चाएं होती हैं, और बाकी तो कोई कुछ नहीं कर रहा है ना। ये तो रोज का यही तो रोना है सबका, हम सबका, है ना। ये दिक्कत है, ये हमारे देश की बहुत बड़ी दिक्कत है। इसीलिए तो क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग और इन सब बातों की बातें आ रही हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है। सैमसंग SM-A346E आपने सर मैसेज किया था। सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। सभी लोगों को नववर्ष मंगलमय हो। हाँ जी, नमस्कार। सर मेरी राहुल सर से एक आपको परीक्षा भी। ये है कि हम आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं, इसके बाद फर्स्ट अपील में जाते हैं। फर्स्ट अपील में सूचना नहीं मिलने के बाद फिर हम सेकंड अपील में आयोग में जाते हैं। तो सर आयोग में जब हमें सूचना देने के लिए आयोग जो है ऑर्डर पास करता है, तो कोई ऐसा सेक्शन है सर जिसके तहत पीआईओ पे जो है अर्थदंड न देने का जो है वो प्राविधान हो? यदि पीआईओ को सूचना न देने के लिए अगर अर्थदंड की व्यवस्था अगर लागू है, तो अगर उसको लागू किया जाए तो एप्लीकेंट को सूचना आसानी से पीआईओ देने लगेंगे। आप शुभ नाम क्या है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इंद्रसेन सिंह बोल रहा हूँ सर, जौनपुर यूपी से। जौनपुर से, अच्छा। सर तो इंद्रसेन जी, मतलब आप पूछ रहे हैं कि पेनल्टी नहीं लगाने का कोई प्रावधान हो? यस सर, जैसे अगर हम आयोग में गए सर, तो डेफिनेटली जब हमें फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी और पीआईओ ने सूचना देने से मना किया, देन ओनली वी आर गोइंग इन कमीशन। In commission, after hearing why they are not imposing the penalty on them, under which section they are exempting the PIO to not to punish. तो देयर आर टू कॉन्ट्रडिक्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम सर द डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट। सर सर एक जजमेंट जो है वो ये कहता है कि पेनल्टी जो है वो लगाना ही होगा, और सर क्योंकि अगर पीआईओ गिल्टी है तो सर एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि पीआईओ को छोड़ना होगा और उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी। एक्ट में लिखा है कि गिल्टी है तो सेक्शन 20 कहता है कि ठीक है, पेनल्टी लगेगी, सर छोड़ने का कहीं जिक्र नहीं है। अमाउंट दूसरा डबल बेंच जो अमाउंट है को लेके। दूसरा डबल सर बेंच जो है वो, उसका कहना है कि ये एक अपीलेट प्रोसेस है, और अपीलेट प्रोसेस में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया है कि सर अथॉरिटी जो है फिर इसमें पेनल्टी जो है वो पेनल्टी को उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया, और ये इंटरप्रिटेशन निकाला है कि पेनल्टी जो लगाने की प्रक्रिया होती है वो मैंडेटरी नहीं होती है, बल्कि वो एक ऑप्शन रहेगा। और ये ऑप्शन ये जो अथॉरिटी है, अपीलेट अथॉरिटी, उसके पास रहेगा कि वो लगाए या नहीं लगाए। तो सर ये दो तरह के कॉन्ट्रडिक्टिंग जजमेंट है, और अभी तक मतलब ऐसा कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से नहीं आया है कि जो इसको और आगे डिफाइन करे। तो बट सर अब क्या हो रहा है कि इस चक्कर में दोनों तरह के ऑर्डर निकलते हैं। कभी आप उसको, मेरा ये कहना है कि कुछ भी हो, ऑर्डर जो भी हो, ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप किसी पीआईओ को छोड़ रहे हैं कि उस पर पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं, तो उसको पूरी तरह से उसको आपको आयोग की ड्यूटी है, सूचना आयोग की ये ड्यूटी है कि उसको बिल्कुल उसको डिस्क्राइब करे, और किस वजह से उसको छोड़ा जा रहा है वो सब उसको उसको अंडरलाइन करते हुए, उसको लिखते हुए अपने ऑर्डर को फिर वो निकाले। ऐसे नहीं कि मेरी मर्जी है, मन मर्जी टाइप का ऑर्डर निकल रहा हो कि ठीक है इस पर छोड़ दिया जाता है। वो नहीं होना चाहिए, उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने ऑर्डर में कि पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जा रही है। और सर जब एक्ट 2006 में शुरू हुआ सर, मैंने जी, सीआईसी में एक 5 अपील किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अगेंस्ट में सर। वजाहत हबीबुल्ला सर चीफ सीआईसी थे, और उन्होंने पहले मुझे सीआईसी हुई। जी उन्होंने मुझे सूचना दिलाने के साथ सर 12 दिन के लैप्सेस के लिए पीआईओ पे अर्थदंड जो है आरोपित किया। और वो जजमेंट सर इवन गूगल पे भी दर्ज है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एयरफोर्स के पीआईओ के अगेंस्ट में 5500 रुपीज का उन्होंने अर्थदंड इसलिए आरोपित किया कि द लैप्सेस मेड बाय द पीआईओ आर द ऑफ विलफुल नेचर, कि ही हैज नोइंगली डिनाइड द इंफॉर्मेशन विद द डिले। इफ लाइक दैट सर, ऐसे ही जजमेंट का अगर अनुपालन हो, बट हमारे यूपी में जो सीआईसीज हैं, जनरली जो पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर्स आते हैं, उनको इस जजमेंट की कॉपी देने के साथ भी आर्गुमेंट करने पर वो उल्टा ही हमें बताते हैं कि मेरे ऊपर ऐसी बाध्यता नहीं है कि मैं उनको जो है सूचना दिलाने के लिए बाध्य कर सकूं और कोई पेनाल्टी लगा सकूं।
हाँ, अब देखिए वही तो, वो जब दौर था उस समय बहुत स्ट्रिक्टली सूचना यस आयोग सर। जो है और जो एपलेट अथॉरिटी, इवन पीआईओ भी बहुत स्ट्रिक्टली उसको ट्राई टू इन्फोर्स दैट एक्ट। लेकिन अब जो है, अब व्यवस्था बिल्कुल बदल गई है, अब बहुत खराब हो गई है व्यवस्थाएं। अब सर जो है इवन बहुत लिमिटेड केसेस में पेनल्टी लगा रहे हैं, और ये यूपी बहुत का हाल गुमराही ये है। है सर, यूपी में ये हाल है कि अभी तो हमारे एक पहले वाले जो है एससीआईसी रिटायर हो गए, वो पुलिस के डीजीपी से हुए थे। हम यहाँ से 1,000 रुपये खर्च करके आयोग में हियरिंग के लिए जाते हैं, और वो कभी भी 1 बजे से पहले आते नहीं थे। आए और 10 मिनट में उनको सबको बस सूचना देने के लिए बोल दिया। सूचना देना बाध्यकारी नहीं, 81J का गलत डिफाइन करके जो है सभी एप्लीकेंट डिस्पोज कर देते हैं सर। अच्छा है, अब तो सरकार ने भी मदद कर दी, वो गलत डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8(1)J बोलना होगा और बस मामला खत्म। अब बस तो सर सरकार वही ने चीज अमेंडमेंट एट कर वन दिया है, जे लिख एट वन दिया जे में सर। अमेंडमेंट कर दिया है, तो सर अब बहुत इजी हो गया है जानकारी को रोकना। अब इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हर एक्टिविस्ट हर सूचना के लिए हाई कोर्ट तक जाए सर, या इतना उसके पास रिसोर्सेस हैं कि हर जो है सूचना के लिए जो है आप हाई कोर्ट ये का आप दरवाजा सही कह रहे हैं, खटखटाए। लेकिन मेरा ये मानना है, देखिए कई मामलों में अ, जैसे ही आपको लगता है कि आपका केस स्ट्रांग है, तो मेरा कहना है कि उसमें कोशिश करके जाना चाहिए हाई कोर्ट। और वो जाएंगे तो डेफिनेटली सूचना आयोग का अगर कोई गलत निर्णय है तो वो भी, उसको भी रिजेक्ट किया जाएगा, वो भी चेंज होगा। और ये आप सही कह रहे हो कि हर कोई नहीं जाना चाहता है, क्योंकि इतने सारे लीगल प्रोसेस हैं, तमाम चीजें हैं, समय और पैसा है, वो सब चीजों का भी नुकसान है, तो तो इसलिए सर लोग जाते हमारा नहीं जैसे हैं। आप आपसे एक अनुरोध ये था कि हम लोग इस जो है सीआईसी सिलेक्शन प्रक्रिया के बारे में कुछ ऐसा लिखें कि उसमें जो रिटायर्ड अफसर्स हैं और रिपोर्टर्स वगैरह हैं जो कि सरकार की प्लीडिंग करके आते हैं, उन लोगों का सिलेक्शन न हो, इस पे क्या किया जा सकता है? आम जनता कुछ नहीं कर सकती। आम जनता के पास कोई पावर नहीं है, यहाँ पूरी तरह से जी, तानाशाही है। समझ गए आप? रीजन जौनपुर यही वाले है सर साथी। कि वो तो सरकार को खुश करके जो है इनाम में पाते हैं, तो वो सरकार हाँ, के तो लिए वो काम वही करते होगा। हैं, गरीब वो आवेदक के बारे में वो क्यों सोचेंगे? वो वही होगा। वहां पे आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हो तो पुलिस के लाठी डंडे खाने पड़ रहे हैं लड़कों को। देख रहे हो किस तरह से बीपीएससी सर परीक्षा और धमकियां दी जाती किया हैं, जाता इवन धमकियां मिलती हैं कि आप कैसे मांग दिए, अगर पुलिस विभाग की सूचना आप कैसे मांग दिए। है। अंग्रेज तो ज्यादा बेहतर थे, कम से कम वो कुछ रिस्पेक्ट करते थे आंदोलनकारियों को, और इस तरह से जो भी थे शांतिप्रिय बट ढंग से। सर यहाँ जब तो एक्ट शुरू हुआ, परिस्थिति आ गई। मैं फर्स्ट आरटीआई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अगेंस्ट में यूज चलिए किया था, चलिए और चलिए, उसमें जो है। मैं साथी, जौनपुर वाले हमारे साथी, आप कृपया थोड़ा होल्ड करें, अपन अगले भी प्रश्न कुछ ले लेते हैं फिर। ओके सर, थैंक यू। ओके। हमारे गणेश सरकार हैं खंडवा खंडवा से। हमारे सर नमस्कार सर। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर मेरा एक सेकंड अपील था उसमें। जी सर। सर एक सेकंड अपील की सुनवाई हुई थी उसमें आयुक्त सर ने तत्कालीन एसडीएम सर पे 25,000 का जुर्माने का नोटिस किया था, और उनकी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तारीख तय की गई थी 19/12/2024। तो सर 19/12/2024 को मैं भी उपस्थित हुआ। तो आयुक्त सर ने कहा कि सूचना तो के कार्यालय में उपलब्ध है ही नहीं। तो बोले क्या आदेश करें? सर उनको बोला कि सर ये मामला है 75 विस्थापित परिवारों को बसाने के संबंध में मैंने 2J के तहत निरीक्षण डाला था। तो उन्होंने कहा कि ये तो दस्तावेज तो उपलब्ध है ही नहीं, तो क्या करे इसके लिए? दस्तावेज उपलब्ध नहीं, ये तो कोई जवाब नहीं होता है। तो फिर उसमें आदेश किया है कि इनको एफिडेविट में आवेदक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। लेकिन सर इसमें कोई तारीख नहीं दी गई, नहीं कुछ समय दिया गया है कितने दिन में देना है। और उसमें आगे भी लिखा हुआ है सर, आयोग के आदेश की अवहेलना की स्थिति 18 के तहत निःशुल्क शिकायत कर सकते। तो सर इसमें मैं क्या करूं? इनके अधिकारी से कि मिलूं क्या एफिडेविट के लिए, या वेट आप एक करूं? आप उसमें एक रजिस्टर्ड पोस्ट से उनको भेजिए कि इसमें जी आपको सर। ये आयोग का ये निर्देश प्राप्त होगा, ये निर्देश की कॉपी है। इस निर्देश के अनुसार जी सर। आपको एफिडेविट पर मुझे इसका कारण बताते हुए मुझे सूचित करना है कि वो दस्तावेज उपलब्ध क्यों नहीं है। जी लेकिन आज दिनांक तक मुझे जी इसका कोई निराकरण आपकी ओर से प्राप्त नहीं हुआ है। तो जी सर। उसमें आप 10 तारीख, एक तारीख दे दीजिए। इतनी तारीख तक अगर मुझे जी नहीं प्राप्त होता है तो मैं आयोग के समक्ष जी धारा 18 में शिकायत दर्ज करने के लिए बाध्य हूं।
और इसके फलस्वरूप जो भी कार्रवाई होगा उसके लिए पीआईओ जो जी है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, वो दोषी होंगे, है ना। जी वैसा करके आप एक जी लेटर, आप उनको ये लेटर लिख दीजिए, और टाइम पूरा होने पर धारा 18 में एक जी शिकायत दर्ज करिए आयोग में। लेकिन शिकायत दर्ज करने के जी साथ आप उसको, शिकायत को लेके खुद आ जाइए मिलने के लिए सूचना आयोग से। और सूचना आयोग में जाकर के उनको बोलिए कि साहब देखिए कैसा, मतलब आप लोग तो ऑर्डर कर रहे हो, आपने कोई एक्शन भी नहीं जी लिया था, और ये सिर्फ एफिडेविट पर उसको बोला था, वो भी नहीं किया उन्होंने, है ना। तो ये तो जी आयोग के आदेश जी की अवहेलना है। और आयोग के आदेश की ऐसी जी अवहेलना होगा तो आप लोगों को कितना वो है। ऐसे बोल करके उनको, आयुक्त साहब को आप रिक्वेस्ट करिए कि आपके केस की हियरिंग फटाफट इसमें कर दें, क्योंकि ये आयोग के जी आदेश की सर अवमानना का मामला है। और उसमें फिर आप कार्रवाई उसमें करवाइए उनके अगेंस्ट, और पेनल्टी की इस का नोटिस भी जारी किया गया था, तो उसमें उनका कोई जवाब ही नहीं आया नहीं तो फिर वो तत्कालीन जो कार्रवाई नहीं हुई एसडीएम क्या? साहब थे। तो भाई आपका मामला खत्म हो गया, अपील डिस्पोज ऑफ हो गई या नहीं हुई, ये तो आपको मालूम होगा ना, सर आपके खत्म पास हो गया, अंतिम आदेश। खत्म हाँ हो गया, खत्म हो गया ना। तो खत्म इसका कर दिया। मतलब, हाँ तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बिना पेनल्टी लगाए पेनल्टी का नोटिस दिया, और बिना पेनल्टी लगाए खत्म कर दिया, जी वो अलग चीज है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप यही बात की तो शिकायत करने जाओगे धारा 18 में कि देखो आपने तो छोड़ भी दिया जी सर उसको, और आपने तो एक जी सर आदेश दिया था, उस आदेश को भी उन्होंने लात मार के फेंक दिया डस्टबिन में। तो जी आप छोड़ते रहते हो और वो आपके आदेश को ऐसे ही कचड़े में डालते रहते हैं, तो फायदा क्या होता है। तो उनको थोड़ा सूचना आयोग साहब, आयुक्त साहब को जरा बताइए कि आपके आदेश की क्या गत बना सर। रहे हैं लोग। यहाँ तो सर कलेक्टर कार्यालय में आप जैसे आरटीआई आवेदन लगाते हैं ना, तो वो तो पहले ही बोल देते हैं कि हमारे तो ऊपर बातचीत, तो तुम कितने भी लगा लो तुमको जानकारी नहीं मिलेगी। अरे वो यहाँ कहने तक वाली बोल ठीक देते हैं। है सर, ऐसे ही कहते हैं सर, ऐसे ही होता है, ऐसे ऐसे कह रहे ऊपर हमारी कमीशन में। तो सर हो सकता है अभी यार, तीन कुछ चार होगा मतलब। सर हो चार एक सकता अपीलों की सुनवाई हुई है, और अब चारों अपील खत्म हो गए, लेकिन उसमें जानकारी कुछ मिली नहीं, और घुमा फिरा के कुछ। उसमें मेरा वही कहना है, वो तो खैर आपको देखिए चैलेंज करना होगा, अगर आयोग का निर्णय पूरी तरह से गलती है आप उसको चैलेंज जी कर सकते हो हाई कोर्ट में। लेकिन अभी फिलहाल आपके इसमें सेक्शन 18 के मामले में जो मैंने जी बताया कि उस ढंग से आप जी सर कार्रवाई कर सकते हैं आप उसमें। गणेश सरकारी, जी अब सर अगला प्रश्न हम ले लेते हैं ना, हम लोग अगला प्रश्न लेते जी हैं। सर हाँ, जी ये सर। नरेश नरेश थैंक कुमार यू जी, सर। आप अपना प्रश्न, थैंक हाँ यू। धन्यवाद आपका भी, जुड़े रहिए इसी तरह हाँ से सभी कार्यक्रमों में। हाँ, शॉर्ट में अपना प्रश्न पूछिएगा प्लीज। हाँ हेलो। हाँ सर, हाँ पूछू नरेश क्या? जी, हाँ आवाज आ रही जी, हाँ बोलिए। हाँ नमस्कार सर, नमस्कार राहुल सर। नमस्कार गणेश जी। सर हाँ, एक्सेस भी क्या है सर, मेरी मिसेज जॉब करती है, तो उसको खुद की इन्फॉर्मेशन की भी जानकारी नहीं मिली 14 साल से। और जो पीआईओ है उनका एचओडी है, वो ये कहता है कि मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक किसी को जानकारी नहीं दी। और कमीशन में जाओगे तो वहां से मैं गोल मोल ऑर्डर करवा के लाऊंगा आपके खिलाफ। तो हमारे किसी की भी जानकारी नहीं, बोलो मेरा काम है सिर्फ 30 दिन में आपको जवाब देना, उसके बाद मेरे ऊपर 1 रुपये पेनल्टी नहीं लगवा सकते आप। और ऐसा ही हो रहा है, हमने कम से कम 10 आरटीआई कमीशन में गई और गोल मोड़ वहां से ही जवाब आ गया। और कमिश्नर ने ये कह दिया कि भी आप इनको संतुष्ट दोबारा दोबारा जवाब दे दो पीआईओ को ही, इनको आप जवाब दे दो, मतलब उसको ही सेकंड अपील अथॉरिटी कहती है कि पीआईओ को आप इसको दोबारा जवाब दे दो संतोषजनक। इतना कॉन्फिडेंस रहता है वो लोग। एक बात छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो आदमी एचपीएससी सीएससी करके मान लो बी ग्रेड का ऑफिसर है, वो पास करके आया, हजारों लाखों लोगों में कॉम्पिटेट करके आया, क्या उसको नॉलेज नहीं है सर? वो उसको फुल नॉलेज है सर, फुल इंटेलिजेंट है वो, हर कानून की नॉलेज होती है उसको, लेकिन उसको देना नहीं होता सर। हम बार बार कहते हैं ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, सब कुछ पता है उसको, लेकिन उसको ये पता है कि कैसे रोकनी है हमें इन्फॉर्मेशन, इसलिए वो करते हैं जानबूझ के। और कमिश्नर के आगे भी जानबूझ के कहते हैं कि हमें ट्रेनिंग नहीं दी, वो नहीं दी, वो नहीं दी, वो नहीं दी, ये सब कुछ एक्सक्यूज होते हैं सर उनके। हेलो। जी सही, आप सही कह रहे हैं नरेश जी, हाँ, मालूम होता तब उनको। कॉन्फिडेंस से कहते हैं बोलो इतने सामने इन्फॉर्मेशन पड़ी है, टेबल के ऊपर तू लेके दिखा दे, टेबल पे मेरे मिसेज कहता है तेरे सामने इन्फॉर्मेशन पड़ी, तू लेके दिखा दे तेरे में तो मैं तो। ठीक है नरेश नरेश जी, ये तो अव्यवस्थाओं की बात आपने की है, और व्यवस्थाएं तो निश्चित तौर पे तमाम ही चल रही हैं। अगला पढ़ने लेते हैं विशाल सर कुमार वो मालाकर जी। कोई खुश किस्मत होता है, कोई राहुल जैसा सर जैसा कोई कमिश्नर बैठा है, और लाखों लोगों में कहीं पूरे देश के अंदर कोई एक आधे कमिश्नर होते हैं। मैं सर सीआईसी की बात बताऊं, सीआईसी में मैंने पहले 2-3 साल पहले कहीं मैंने आरटीआई लगाई थी, तो उसमें क्या हुआ, जैसे मैंने आरटीआई लगाई,
30 दिन में जवाब नहीं आया, 35 दिन में नहीं आया, मैंने फर्स्ट अपील कर दी, जवाब नहीं आई। जैसे ही मैं सेकंड अपील रजिस्ट्रेशन करता हूँ ना, जिस दिन मेरी सेकंड अपील का नोटिस होता है, मतलब नोटिस रजिस्ट्रेशन होता ही मेरे को जवाब आ जाता है। हर केस के अंदर मेरे साथ यही हुआ। अब उनको कैसे पता लगता है कि मेरी सेकंड अपील रजिस्ट्रेशन होगी, नोटिस भी नहीं हुआ, बताओ, सेम डे में। सामने वाले को कैसे पता लगा कि मेरी अपील रजिस्ट्रेशन होगी, नोटिस भी नहीं हुआ और उसी दिन जवाब आ जाता है सेम डे ही मेरे ऊपर। तो आप सेकंड अपील पहले कर लिया करो। हाँ जी सर। हाँ तो बस सर भाई, वो तो हम तो यही दुआ करते हैं, कोई राहुल जैसे सर जैसे भाई कमिश्नर कहीं मिल जाए, वो हमारा भाग्य है, कहीं कहीं हमें राजेश कुमार इन्फॉर्मेशन जी, मिल जाए। इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक जज ने मेरे को ही धमका दिया, केस वापस ले लो अपील में। जज अभी पुलिस घर भेज दूं, ऐसा बोला। क्या बोला? अब पुलिस घर भेज दूंगा, अभी घर वो खाली कर दो, बाढ़ को हटा लो जो आपने बाहर लगाई है। एक डिस्प्यूट चल रहा था छोटा सा, जज ने ही धमका दिया मेरे को, तो मेरे आंसू आ गए, फिर मेरे लिए पानी मंगवाया, फिर बोले ये तो साइंटिस्ट है, तो फिर थोड़ा नरम पड़ गए। बाप रे। देहरादून कोर्ट की बात है सर। और मैं राजस्थान स्टेट इन्फॉर्मेशन में चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है, मेरे को खुद धमकाया। मैं अपनी खुद की मार्कशीट मांग रहा, रिजल्ट मांग रहा था यूनिवर्सिटी का, मेरा रिजल्ट दी जाए, 2 साल से मेरे को रिजल्ट नहीं दे रहे थे, सर्टिफाइड कॉपी मेरे रिजल्ट की। तो राजस्थान इन्फॉर्मेशन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर ने मेरे को ये धमकाया, आप यहाँ कोर्ट में किस लिए आए, आप यूनिवर्सिटी में जाओ। मोर सर मेरे को यूनिवर्सिटी से अगर मिलती 2 साल तक का काटा तो मैं यूनिवर्सिटी से ले लेता, जब मेरे को वहां से नहीं मिली, यहाँ से तभी मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर कह रहा है वहां पे ही जाओ, यहाँ पे क्यों आ रहे हो। अभी जुवेनाइल पुलिस यूनिट मेंबर हूँ, एक रेस्क्यू कर रहे थे, तो एसओ कहता है अभी बंद करवा दूंगा तुम्हें। मैंने डीएम को फोन करके बताया कि मेरे को ये सब धमका रहा है, बताइए क्या करूं। चलिए ठीक है, अगला अगला प्रश्न इसमें हम ले लेते हैं, आगे चलते हैं। और विशाल कुमार मालाकर जी, आपका क्या प्रश्न है? आपकी हेलो आवाज नमस्कार। साफ नहीं आ रही। हाँ बोलिए। हेलो नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बताइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हम लोग का आरटीआई कार्यकर्ता को बहुत मार्गदर्शन दिए हैं, बहुत अच्छी हाँ बात है। सर हमारे झारखंड में सूचना आयुक्त बहाल नहीं हुआ, बहुत ही है। और रह गई बात कि हमारे क्षेत्र का जो है सरकारी संस्थाओं का बहुत सा लूट घसोट बना हुआ है, इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं, रोक अंकुश कैसे लगा सकते हैं? एक कॉमन प्रश्न पूरे देश में ही चलता है। सर ज्यादा मामला ये झारखंड हमारे में क्षेत्र में ज्यादा है सर। लूट खसोट, लूट खसोट है तो अब क्या किया जाए बताइए, उसको कैसे बंद करेंगे? हाँ, राहुल सर, लूट खसोट हाँ, कैसे बंद की जाए बताइए। हाँ। दूसरी बात और है कि ग्रामीणों को आवास जो होता है, वो आवास दी सरकार दी है झारखंड से। उनका क्या है कि एक पता चल रहा है कि एक आवास में 30,000 वसूली हो रही है, जहाँ गरीबों को ना देख के संपन्न लोग को दे, जिसका 2 तल्ला उसी को देते हैं। और यहाँ तो आरटीआई मतलब क्या कहते हैं इसका, सूचना आयुक्त तो बहाल हुआ ही नहीं झारखंड में, बड़ा समस्या है सर। उससे भी कुछ नहीं होगा, आपका सूचना आयुक्त तो बहाल भी हो जाएगा, फिर भी जिस लेवल की लूट खसोट देश में चल रही है उससे कोई फर्क जी पड़ने वाला नहीं है। ये है कि आप लोगों के आवेदन में थोड़ा बहुत मान लीजिए अंतर पड़ सकता है कि जानकारी मिलने लगी, लेकिन लूट खसोट तो एक ऐसा ऐसा मामला है जिसके लिए तो इसका समाधान भगवान ही कर सकता है, जी जी या प्रकृति कर सकती है। जी जी। ठीक है विशाल कुमार जी, है ना, अगला प्रश्न ठीक। लेते हैं। रियल मी नार्जो 20, आपका शुभ नाम क्या है, अपना नाम बताएं। अनम्यूट कर लीजिए, रियलमी नार्जो 20। फिर रिंकू है हमारे बीच में। हाँ हाँ हाँ। सर, मेरा नाम है नमस्कार लक्ष्मण सर। दास फुलवानी। हेलो। लक्ष्मण दास, हाँ लक्ष्मण दास फुलवानी। पुलवानी जी, कहाँ से हैं? सर मैं राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा। मेरे काफी मैटर चल रहे हैं इस समय। और मैं सर ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों की नॉलेज में हो अगर कोई ऐसा एडवोकेट जो राजस्थान हाई कोर्ट में आरटीआई मैटर्स पे मेरा व्यू रख सके, मेरी अपील दायर करना चाहता हूँ मैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, ऐसा कोई एडवोकेट आपकी नॉलेज में हो तो मुझे बताएं। राजस्थान से संबंधित हैं, ताराचंद जी हैं, और ये लोग हैं जो काम करते हैं, कुछ उनके साथी हैं, है ना, ये वो लोग सुरेश। मदद कर सकते हैं, हाँ ताराचंद वो जी लोग। मदद कर सकते हैं, हाँ हाँ। सर ये मुझे सुरेश उनसे सुरेश नंबर मिल मौर्य जी हैं, पाएगा? आप इनको सुरेश मौर्य जी अपना नंबर शेयर कर लीजिए, इनको ताराचंद जी लोगों से लिंक करवा दीजिए। आप लोग लीगल एम्बिट के लिए आप लोग जो काम करते हो, तो आपकी टीम तो चूंकि काम करती है, मदद करती है, तो थोड़ा सा इनकी मदद करवा दीजिएगा, है ना। सर सुरेश प्लीज मौर्य जी,
ठीक है। रिंकू जी, आपका क्या प्रश्न है? सर ये मैं पूछना चाह रहा था सर, ये एसआईसी को और सर। एक मिनट रियलमी नार्जो 20, मतलब जो हमारे साथी पुलवानी जी, आप मुझे भी इसी नंबर पर 95 89 15 25 87, जो इसका जूम आईडी और कोड है, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो मैं भी आपको, मेरे पास जो कांटेक्ट नंबर है राजस्थान वाले साथियों के, मैं आपको उसको भेज दूंगा, है ना? तो आप हाँ, मुझे और भेज जो देना। लोग जो नए लोग जुड़े हैं वो आप उसी नंबर पे शिवानंद जी को कांटेक्ट कर लेंगे तो वो आपको हाँ उस ग्रुप में भी अपडेट इंक्लूड कर हाँ लेंगे जहाँ पर ये जी वेबिनार जी, होता है हर वीक, तो उसकी जानकारी भी आपको लगातार मिलती रहेगी कि मिलती क्या रहेगी, उसमें बिल्कुल। कार्यक्रम होने वाले हैं, क्या कैसे कर रहे हैं। जी जी। नमस्कार सर। हाँ, सर रिंकू जी मेरा एक बताइए। प्रश्न है सर, क्या सर एसआईसी सर जिले के सर जो पीआईओ सूचना नहीं दे रहा है, तो सर जिले के मुखिया को सर वो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का सर वो नोटिस भेज सकती है सर उसके लिए, या शासन हाँ, को भेज रिपोर्ट भेज सकते हैं, सकते हैं उसके विरुद्ध सर? भेज सकते हैं। एसआईसी किसी भी व्यक्ति को, उसमें किसी भी व्यक्ति का लिखा हुआ है, वो एप्लीकेंट हाँ को जी। भी बोल सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं कि आप आइए उपस्थित होने के लिए। जिले के मुखिया एसएसपी को बुला सकते हैं सर, हम बुला सकते हैं, या शासन को भेज सकते हैं, सूचना नहीं दिला रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बुला सकते हैं। उसमें उसमें ये सम्मन की जो पावर है, सम्मन की पावर में ये नहीं डिफाइन किया हुआ है कि सिर्फ पीआईओ को बुलाएंगे। हम्म। अच्छा सम्मन सर। की पावर में तो सर सम्मन वो भी किया जा सकता है और उसकी प्रक्रिया को उसको अपनाना होगा सम्मन करने की, और सर बुलाया वो जा डेट सकता पे आप बुला सर वो सकते हैं। आते हैं डेट पे सर, पीआईओ खड़ा उत्तराखंड होता में है तो सर, आर एस टोलिया था, पूरे के पूरे 13 डीएम को एक साथ बुला लेते थे, 13 डीएम को भी एक ही नोटिस से बुला लेते थे, ऐसा उत्तराखंड में पहले हुआ है। हम्म। पूरे 13 डीएम को बुलाने का भी उनको अधिकार है स्टेट के। सर एक संज्ञा अपराध में सर, ये ठक्कर जी से सर पूछना चाहूंगा सर, संज्ञा अपराध में सर एफआईआर को सर में सर फोटोकॉपी दे रहे हैं, तो एफआईआर हो सकती है या ओरिजिनल दिखाना जरूरी है सर उस समय एफआईआर लॉन्च करते समय? कांग्रेस सर संज्ञा अपराध में सर एविडेंस दिए जा रहे हैं, फोटोकॉपी दी जा रही है, बट वो सब इनमें पुलिस सर उसमें ओरिजिनल मांग रही है सर, ओरिजिनल दीजिए हमें, हैंड ओवर कर दीजिए, तो हाँ, वो ओरिजिनल के एफआईआर बिना पे। क्रिमिनल केस नहीं, हाँ ओरिजिनल के बिना क्रिमिनल केस नहीं होता। अभिलेखात्मक यदि है, ये मान लो अभिलेख से संबंधित कोई दस्तावेज से संबंधित डॉक्यूमेंट्री ऑफेंस है, जैसे 468 471 है ना आईपीसी में, तो उसमें हाँ जो जी सर। ओरिजिनल के डॉक्यूमेंट के बिना वो क्रिमिनल नहीं चाहिए होता, क्योंकि एविडेंस स्टेज पे है ना, ओरिजिनल की ही आवश्यकता पड़ती है। तो हाँ ओरिजिनल वो फेक लेते भी डॉक्यूमेंट है बनाया सर उन्होंने सर। उनको, और सीआरपीसी 91 में नोटिस भी देते हैं और उसकी रसीद भी देते हैं कि ओरिजिनल हमको ये दस्तावेज प्राप्त हुआ। तो ये पुलिस करती है और पुलिस भी कर सकती है, ये केवल कोर्ट का नहीं पुलिस का भी पावर है। तो नोटिस देके मांग सकती है ओरिजिनल दस्तावेज आपसे। 91 में नहीं दिए आप तो वो केस करने से, क्योंकि उनको भी एविडेंस पर्याप्त हो तभी वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होता है ना, तो इसलिए वो 91 में 93 में फिर सर्च वारंट निकलता है, 95 में फिर वो समन्स कर सकते हैं। तो ये सब सीआरपीसी में देख लीजिए, ये पावर है पुलिस को। धन्यवाद। सर ये सर डॉक्यूमेंट सर फेक डॉक्यूमेंट का मामला है सर, तो हाँ, उसमें इसलिए सर बोला अभी कि ओरिजिनल। डॉक्यूमेंट्स में ओरिजिनल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बिना वो नहीं करेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए नोटिस देती है, आप नोटिस पे इंसिस्ट कर सकते हैं कि आप मुझे सीआरपीसी 91 में नोटिस दीजिए, तो वो आपको नोटिस में देंगे 91 में, नहीं करोगे तो 93 में सर्च वारंट निकलता है, नहीं तो फिर 95 में जो है समन्स भी कर सकते हैं। तो वो प्रक्रिया का पालन करते हैं वो लोग, 93 सर किसके लिए, और आप किसको इंसिस्ट कर करेंगे तो सकते हैं 93 एप्लीकेंट को देंगे, 93 सर किसको देंगे सर? किसी से भी। वो उससे जांच संबंधी जो भी है वो विक्टिम से भी मांग सकते हैं, आरोपी से भी मांग सकते हैं, विटनेस से भी मांग सकते हैं, किसी से भी मांग सकते हैं। किसी भी व्यक्ति अच्छा से पुलिस को वो साक्ष्य हासिल करने का अधिकार है, और पर्याप्त साक्ष्य के बिना वो अरेस्ट नहीं कर सकते। और कई बार जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, तो उस टाइम पर भी वो ये कर सकते हैं। अब तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी आ गया है ना प्रावधान बीएनएसएस में, तो उसमें वो 14 दिन तक जो है, मतलब 3 दिन के अंदर वो करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर है तो 14 दिन के अंदर उनको निर्णय लेना होता है, तो इसलिए वो डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, और ओरिजिनल की रसीद आप मांग सकते हैं, रसीद वो दे देते हैं। सर वो तीन धन्यवाद। चार कॉपियां हैं सर, एक कॉपी दे रहे हैं, बट वो कह रहे हैं सारी कॉपियां दो ठीक हमें, है, तभी करेंगे, ठीक है, एक से ही ठीक है प्रूफ हो रहा है जो सर। भी है रिंकू जी। आपको रसीद मिल जाती है ना, हाँ, उसमें क्या लिखित है, जो जो लिखित में कॉपी आपको ओके जितना सर, जो ओके डॉक्यूमेंट थैंक यू उनको सर। चाहिए, क्योंकि पर्याप्त डॉक्यूमेंट होंगे तभी वो कॉग्नाइजेबल में आएंगे, और ठीक है कॉग्नाइजेबल है सर, ओके तभी सर। वो करेंगे, है ना। ठीक है। सर वेरी वेरी थैंक यू सर। हाँ, आगे चलते हैं। देवेंद्र जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, और फिर कार्यक्रम को फिनिश करते हैं। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 81J है वो व्यक्तिगत सूचना की बात करता है, ना कि व्यक्ति की सूचना या व्यक्ति से संबंधित सूचना की बात करता है। इस पर मैं एक्चुअली दो ठो कभी जो डिसीजन मुझे मिले, उसमें जो है ये 3 परिभाषा दी थी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश और वेबस्टर डिक्शनरी की, और उसमें जो है
फेडरल कम्युनिकेशन ऑफ अमेरिका का एक डिसीजन भी दिया हुआ है। उस डिसीजन को रेफरेंस किया गया है। उस डिसीजन में जैसे यहाँ पर आरटीआई एक्ट है, वहां पे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट होता है। तो वहां पर उन्होंने बोला है कि व्यक्तिगत निजता का अनावश्यक उल्लंघन होता है, जो कि पहले अपने में था और अब व्यक्तिगत हो गया है। तो इसको पढ़ने से एक बात क्लियर होती है सर, इस पॉइंट को पूरा अच्छे से पढ़ें तो, कि व्यक्ति से संबंधित सूचना और व्यक्तिगत सूचना दोनों में एक अंतर है। व्यक्ति से संबंधित सूचना का मतलब उसमें फर्म भी आ जाती है, संस्था भी आ जाती है, संगठन भी आ जाता है, सब कुछ आ जाते हैं। और व्यक्तिगत सूचना का अर्थ जो होता है वो किसी ह्यूमन की, इंसान की, व्यक्ति की बात कर रही है, वहां पे उसकी सूचना से संबंध होता है उसका एक। और दूसरा, यहाँ पर हमको तीन चीजों को जो भी है विनिश्चय लेते समय विचार किया जाना चाहिए। एक तो क्या वो जो सूचना अगर किसी ह्यूमंस की भी है तो क्या वो 4.1 बी में डिस्क्लोजर योग्य थी। दूसरा, 8.1 के परंतु के हिसाब से संसद या विधानमंडल में देने योग्य थी या नहीं थी। और तीसरा, क्या सूचना जो मांगी गई है उसमें कोई लोकहित है, जिसमें लोकहित का वेटेज ज्यादा हो, तो ये दी जानी चाहिए। इन चीजों का प्रोसीजर जब तक फुलफिल ना हो और किसी को इनकार कर दिया जाए तो वो एक लीगल प्रोसीजर को चैलेंज करता है। बस मैं इसी को बोलने के लिए, या इस पे अगर कुछ बोल सके सर, बताएं कुछ तो अच्छा रहेगा। देवेंद्र जी, इसमें जो 81J में आपने बोला वो तो अमेंड हो चुका है ना? अभी आपने बोला कि वो विधानमंडल सर और अमेंड हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर बात कर पार्लियामेंट रहा हूँ सर, इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन की बात इस 81J नहीं करता है। वो चक्कर नहीं है। वो बात ये कि जो आपने एक क्लॉज उसमें बोला ना, वो अमेंड हो गया है उसमें। अब तो ये विधानसभा या संसद में सर आप जो सूचना दे सकते हैं उसको देने का तो प्रावधान अब तो उन्होंने सर, गायब ही कर दिया उसमें से। एक चीज अब तो बताइए सर, डायल्यूट कर दिया ऐसी है। कोई सूचना है क्या, ऐसी कोई सूचना है, आप कोई भी सूचना जानते हैं जिसमें किसी व्यक्ति से संबंधित ना हो? तो ऐसा हो ही नहीं सकता सर, हर वो सूचना तो किसी नहीं है व्यक्ति से बात। संबंधित। बात वो नहीं, देखिए ऐसा है, इस एक्ट को अमेंड किया ना, तो वो जानबूझ के किया ना, उसको डायल्यूट करने की नीयत से किया अधिकारियों ने अमेंड। सर उसको मैं dilute बिल्कुल किया बोलता हूँ, है। वहां अब पर उसको एक अभी तो राइट्स मिलता है, इसका लेकिन राइट्स के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है पीआईओ को। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मिलती नहीं है कि देवेंद्र उसके जी, वैसा नहीं है देवेंद्र जी। उसमें देखिए, समझ लीजिए 81J का 11 से क्या संबंध है। डिनाई करने के लिए प्रक्रिया पालन सर करना 11 जरूरी की नहीं है, बात नहीं हो रही, प्रकटन 11 करना तो है। तभी प्रकटन अप्लाइड करना है, होगा नहीं जब आपने 11 गोपनीय बोला मानी ना, हुई कोई सूचना है। प्रकटन करना जब है तक तो 11 की गोपनीय नहीं प्रक्रिया कोई का पालन किसी ने करना माना जरूरी है, है। थर्ड पार्टी ने देते समय थर्ड पार्टी ने अगर गोपनीय नहीं माना है तो 11 की बात यहाँ पे आएगी ही नहीं। यहाँ पे बात आ रही है सिर्फ 81J की, मैंने उठाया है। और ओके 81J का जो अमेंडमेंट के बाद बात आई है, वो बात आई है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, मतलब व्यक्तिगत सूचना। मेरा मैं वही सवाल आप और इशू ये है कि व्यक्ति की सूचना और आप व्यक्तिगत डिफाइन कर सूचना रहे में हो, कुछ आप अंतर इसको होता है कि आप नहीं होता? नहीं, आप क्या आप उथोपियन वाली बातें कर रहे हो कि मतलब इन्हें कि ये ऐसा होना चाहिए, तो सबको मालूम है कि ऐसा होना चाहिए, क्या देना नहीं नहीं चाहिए सर, क्या मैं नहीं थोपने देना की बात चाहिए। नहीं कर रहा। बात मैं इस बात वो नहीं है। बात क्या हो क्या रही है प्रैक्टिस में, क्या हो रहा है आप ये देखो ना। प्रैक्टिस में ये हो रहा है कि सबसे ज्यादा अपने देश में सबसे ज्यादा मिसयूज सेक्शन है सेक्शन 81J। सबसे ज्यादा सर मिसयूज हो ठीक रहा है, है। अगर कोई इनलीगली मतलब उसको यूज रैंडम कर रहा लोग है। लोग रैंडम भाई इंफॉर्मेशन डिनाई कर रहे हैं। और अब जो सरकार है, सरकार ने ये काम और ज्यादा आसान कर दिया। पहले तो एक्ट में एक प्रोविजन था जिसमें हम उसको एसिड टेस्ट बोलते थे, जिसको हम कहते थे कि भैया हमने कई अपने इसमें डायस पे बैठे हुए हमने अधिकारियों से पूछा है कि अरे तुमने इसको व्यक्तिगत बोला है, चलो ये हमको एफिडेविट लिख करके दो कि ये इन्फॉर्मेशन तुम संसद को नहीं दोगे, विधानसभा को नहीं दोगे, और हम तुम्हारी इन्फॉर्मेशन डिनाई कर देते हैं। वो आदमी घबरा जाता था, वो अधिकारी बोलता नहीं सर मैं इन्फॉर्मेशन ये लिख के नहीं दे सकता हूँ आपको, एफिडेविट नहीं दे सकता हूँ, आप इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, है ना। तो ये सर मैं एक अभी एस्पेक्ट था, इस पे लेकिन एक अब सवाल जो खड़ा है, होता अब है, जो इस पे है एक सवाल खड़ा होता है, इस पे सवाल ये खड़ा होता है कि कोर्ट जितने भी डिसीजंस अपने वेब पोर्टल पे डालती है, या आयोग जितने भी डिसीजन अपने वेब पोर्टल में डालती है, उसमें तो सबके नाम भी रहते हैं, पते भी रहते हैं, इश्यूज भी रहते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी रहते हैं, रखती है ना। वो किस बेस पर रख लेती है? फिर तो अगर पर्सनल डेटा एक्ट अगर आ गया है तो कोर्ट के ऊपर तो रोक लग जानी चाहिए कि वो इस तरीके से जो अपने डिसीजन है पब्लिश करना रोक दे। वो मास्क मास्क करके दे, कोई भी डिसीजन दे बाहर निकाले तो उसमें वो रिस्पोंडेंट की एड्रेस वेड्रेस मास्क करके दे, ये सब तमाम चीजें मास्क नहीं करके तो ये दे। होना चाहिए ना, फिर ये तो नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों बातों में अंतर है ना सर। एक अपनी ड्यूटी बता रहा है, एक अपना वर्क्स बता रहा है। और जब ड्यूटी बता रहा है तो इस एक्ट में कहीं पर भी कोई राइट्स पीआईओ को नहीं दिए गए। यहाँ पे सिर्फ ड्यूटी बताई गई है पीआईओ की, यहाँ पे चलिए, अपीलेंट अथॉरिटी की सिर्फ ड्यूटी बताई गई है। सिर्फ राइट्स, आयोग के पास राइट्स भी हाँ शक्तियों के रूप में ये आया है। आप ये तो देखो कि ड्यूटी कौन सा पीआईओ कर रहा है, कौन सा सर पीआईओ नहीं ड्यूटी कर मान रहा है रहा तो उसके लिए हमें है, अपने चैलेंज करना authority ड्यूटी पड़ेगा। मान रहा है।
भाई अगर कोई गलत कर रहा है, हमको उससे व्यथित है, तो उसको तो हमको चुनौती देनी पड़ेगी ना सर। ये तो हमारी इशू है, वही हम चुनौती दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उसमें ये थोड़ी एग्जैक्टली हो वही जाएगा हो कि रहा वो है। सही हो गया, हम चुनौती नहीं दिए तो। हाँ, मेरा कहना है कि जो व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन वाली कहानी है वो अभी भी, जो आप कह रहे हो कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, मैंने कहा कि वो तो होना ही, वो तो आइडियली वैसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है, और उसका मिसयूज हो रहा है, ये उससे भी बड़ी चिंता का विषय है। एक्चुअली इसी विषय इस पर वक्त चर्चा मिसयूज सबसे ज्यादा ज्यादा होनी हो रहा चाहिए है। ग्रुप पे, ताकि इस चर्चा के जरिए से हम लोगों को कुछ सहयोग मिले, लोगों को सहायता को, साथ में साथियों को सहयोग मिले कि वो अपनी बातों को मुझे सही लगता तरीके है से उससे प्रेजेंट कर ज्यादा पाए। बेटर, मैं मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने मैंने पिछली बार भी सजेस्ट किया था, मैंने कहा था कि अब आप जो अच्छे डिसीजन है, मतलब हर वीक जितने जो लोग हैं जिनके डिसीजन गलत आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, 5-5 केसेस हमें हर वीक डिस्कस करने चाहिए, बहुत अच्छा बात बोला था। और नाम से डिस्कस करने चाहिए कि कंट्री में जितने डिसीजन आ रहे हैं अच्छे हैं तो भी डिस्कस करें, 5 डिसीजन डिस्कस करते हैं, जो खराब है वो भी, उसमें लोगों को भी, सूचना आयुक्तों को भी लगेगा कि भैया उनके केस उनके नाम के साथ डिस्कस हो रहे हैं, एक नेम एंड शेम जो है ना, और बकायदा उसका एक छोटा सा स्टिकर या पोस्टर निकाल करके कि भाई ये डिसीजन खराब है, ये डिसीजन अच्छा है। सर 101% सही बात बोल रहे हैं आप, और है ये ना होना ये चाहिए ग्रुप में, बल्कि एक टाइमिंग तय करनी चाहिए कि 12 बजे से 1 बजे हम सिर्फ यही काम करेंगे। हाँ, तो उसमें 5 डिसीजन ले लें, हर वीक अपन 5-5 डिसीजन लें, और उसमें ये डिसीजन में ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी, ये चीज खराब है, ये चीज अच्छी, ऐसे करके, और उसको पब्लिकली उसको बोला जाए कि इस डिसीजन में ये सूचना आयुक्त ने, इसका नाम ये है, इसने ये गलत किया है, और उसका एक पोस्टर भी बना करके तैयार कर दें कि भैया ये डिसीजन गलत है, कानून की धज्जियां उड़ा करके ये डिसीजन दिया गया है, ये डिसीजन है। हर वीक ऐसा डिसीजन का एक लिस्ट निकाल करके दीजिए, ये डिसीजन, ये डिसीजन, और 5 डिसीजन में 2 डिसीजन अच्छे हैं तो उनमें से 2 डिसीजन का पोस्टर भी बनाया जाए कि ये पॉजिटिव अच्छा डिसीजन है। सर अगर अनुमति होगी तो इसी आज जो तय कर दिया जाए कि अगले हफ्ता जो 5 डिसीजन है, मैं 5 जजमेंट आपको हाँ, सामने रखने के ग्रुप लिए में तैयार हूँ आपके सर। ग्रुप में, हाँ ठीक है, आप ग्रुप पर में मैं आयोग के लिए मैं ऐसे वो कोर्ट कर के कुछ दीजिए। 5 डिसीजन रखने को चाहूंगा, अगर उस कोर्ट के डिसीजन पर हम वो लोग भी नहीं, हम बोल डिस्कस। रहे हैं कि आयोग बंद करें, कि आयोग स्तर से आयोग से करिए शुरू, आयोग के 5 डिसीजन जो है ना, आयोग के जो अभी रिसेंट डिसीजन आ रहे हैं, अभी पुराने नहीं, अभी जो निकल रहे हैं, हर महीने आयोग के डिसीजन निकल रहे हैं, राजस्थान आयोग का एक ले लीजिए, एक मध्य प्रदेश का ले लीजिए, एक छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, दिल्ली का ले लीजिए, हरियाणा का ले लीजिए, सब आपको मिल जाएंगे। आपके ग्रुप में काफी लोग हैं जो जिनको रैंडम आरटीआई डिनाई की जा रही है, और आप कह सकते हो उन डिसीजन को देख करके कि उन्होंने आरटीआई कानून की टांग तोड़ दी है। इस तरह के डिसीजन आ रहे हैं, इतने खराब डिसीजन आ रहे हैं, जी तो यू नीड टू कॉल इट आउट कि भाई ये लोग खराब डिसीजन दे रहे हैं, ये लोग हैं, ये माननीय हैं, ये खराब डिसीजन दे रहे हैं, और आरटीआई की जो मतलब कब्र खोदी जा रही है, तो इसमें इनका बड़ा योगदान है, जी जी ऐसे लोगों का, तो वो तो हमें करना ही पड़ेगा वैसा। जी सही कह रहे हैं सर, ये शेड्यूल तय किया जाना चाहिए हाँ, शिवानंद जी आप को। ग्रुप में देवेंद्र जी, आप ग्रुप में आप उसको ये थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए ग्रुप में, जो ऐसे वो कोलेट कर लीजिए ऐसे डिसीजन को, 4-5 डिसीजन जो भी हैं जिसमें अलग अलग राज्यों के हों, और सर अलग अलग राज्यों के नहीं, लेकिन जो भी मेरे सामने में नजर आएंगे मैं उन सारे डिसीजन आपके को ग्रुप में राज्य सारी में राज्यों के, आपके ग्रुप में सभी राज्यों के लोग हैं, बिहार के भी हैं, जी झारखंड इधर भी हैं, सब जगह के जी, मिल जो जाएंगे, डिसीजन सामने बता आएंगे देंगे। उन डिसीजन को लेने के लिए अगर हर सप्ताह एक शेड्यूल बना दिया जाए कि हम 1 बजे से 2 बजे या 12 से 1 हाँ बजे सुनेंगे हाँ, इस पर, तो ये किया जा सकता है सर, और ये अच्छा है ये बात। ठीक है ना, ठीक है। जी Done। सर सर राहुल सर, मेरी एक आखिरी अंतिम सुन लीजिए सर। हाँ सर मेरा ये हुआ सर, जैसे कि आपको पता है सर कि आज से 2-3 साल हो गए हैं, ये ए.के. शुक्ला जी ने नगर पालिका के एक साथ एक ही आदेश में 2 सीएमओ पे अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया था सर मेरे इसमें। तो सर मैंने ये सोचा, मेरा ख्याल आया कि मैंने कहा कि ये 3 साल होने को आ रहे हैं, तो मैंने कहा आखिर इसमें हुई क्या कार्रवाई, तो मैंने सर्विस बुक की रिकॉर्ड मांगी मैंने उनसे। तो सर्विस बुक की रिकॉर्ड संचनालय में मैंने आरटीआई आवेदन लगाया, सर्विस बुक की रिकॉर्ड मांगी, तो उन्होंने कहा कि इनके पास है, इनके पास है, नगर पालिका में हम बुलवा के दे रहे हैं। फिर लगाई मैंने कि अब क्या दिया, आप मेरे को प्रति दो, तो उन्होंने प्रति उपलब्ध करवाई, और नगर पालिका ने जो जवाब, जो सर्विस बुक में जो एंट्री दर्ज करी, तो अब आप ताज्जुब करोगे साहब कि इवन 3 साल बाद उन्होंने उसमें एंट्री क्या दर्ज हुई साहब,
कि 20(1)(20(2) के की कार्रवाई आयोग द्वारा जो सुनिश्चित की गई है वो की जा रही है, वो की जाएगी, ऐसा लिख के दे रहे हैं सर्विस बुक में। अच्छा 20(1)(20(2) की कार्रवाई आयोग ने जो की जा रही है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की आपकी है आवाज वो की जाएगी। गागी गे लगे आपकी हैं आवाज सर। बीच में थोड़ी सी गायब हो गई थी, तो वो की जा रही है आपने आखिरी में बोला। हाँ कि हाँ मतलब कि करी नहीं है, बस वो वैसे वैसे आदेश का लिख दिया है, अच्छा अच्छा ठीक की है। नहीं है, अब वो की हाँ नहीं नहीं ठीक है। है। देखिए एक तो एक चीज समझ लीजिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो होती है, अब आप सर्विस बुक में ये मत मांगिए, अब आप ये मांगिए कि सूचना आयोग का ये निर्णय और इसमें इस कंडिका में इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा जो भी कार्रवाई की गई हो उससे संबंधित नोटशीट, सहपत्र, पत्र समस्त की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराएं। एक आरटीआई आप ये लगाइए, तो आपको उन इस आदेश पर अगर कोई उन्होंने कार्रवाई शुरू की होगी तो आपको वो मिल जाएगी साहब और उसका मैंने एक स्टेटस आरटीआई लगाई संचालनालय में फिर मैंने लगाई थी कि वो सेवा नियमों के आधार, जो किन सेवा नियमों के मैं आधार बता रहा पे हूँ, जो है आधार वो सेवा नियम में बिल्कुल लिखा हुआ है, सभी सेवा नियमों में किसी भी स्टेट के उठा के देख लीजिए, सर्विस बुक में एंट्री या सेंश्योर निंदा, इसको माइनर पेनल्टी कहा गया है। माइनर तो पेनल्टी माइनर बोला जाता पेनल्टी कैनॉट बी इम्पोज, यस, तो माइनर पेनल्टी कैनॉट बी इम्पोज विदाउट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। तो उसमें ये होता है पॉइंट करना, है। सही है, चार्जशीट देना, और ये प्रक्रिया के बगैर यदि कोई सर्विस बुक में एंट्री करने लग जाए तो अगला ऑफिसर सीधा उठा के कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। तो इसलिए सही है, सही है, सर्विस सही बुक है। में एंट्री करना ये भी उसमें नहीं आता है, वो भी ये एक माइनर पेनल्टी होती है, क्योंकि उससे प्रमोशन वगैरह उसके प्रभावित हो सकते हैं। और दूसरी बात, ये पेनल्टी है, ये फाइन नहीं है, इसमें ये भी ध्यान रखना है, ये केवल अर्थदंड है, आर्थिक हानि है। और फाइन वो भी यदि आपको पता रिकमेंडेटरी है होगा रमेश कि जी, फाइन आपको रिकमेंडेशन 200 रुपए का भी कराना है, तो आईपीसी में कितनी लंबी प्रोसेस होती है 200 रुपए फाइन कराने के लिए, आप देख लीजिए पढ़ के एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि पेनल्टी और फाइन में क्या फर्क होता है। तो फाइन जो होता है इट हैज मोरल टर्पिट्यूड, ये जो पेनल्टी होती है इसमें कोई मोरल टर्पिट्यूड नहीं होता है। और ये इसीलिए रखा गया है ताकि इसकी सर्विस बुक में यदि एंट्री करना है और वो 20(2) में यदि होता है, तो 20(2) में जो आप देखिए जितने भी ऑर्डर होते हैं पेनल्टी के जो बार बार उल्लंघन करते हैं, 20(2) में हमेशा ये लिखा जाता है कि विभाग के जो नियमानुसार, मतलब उनकी जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की कार्रवाई है उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। अब वो कार्रवाई करने के बाद वो उसको छोड़ भी सकते हैं, वो उस पर कार्रवाई कर भी सकते हैं, पनिशमेंट, माइनर पेनल्टी, रिकमेंडेशन है वो, मेजर पेनल्टी जो भी बनता है, यस, वो उनका डिस्क्रिप्शन है। और वो वो उसकी कोई रिकमेंडेशन है कार्रवाई हुई है, रमेश जी। यस, तो वो रिपोर्ट आपको मिल सकती है क्या कार्रवाई की गई। अनुशासनात्मक कार्रवाई का लिखा सर, धन्यवाद। पेनल्टी नहीं लगे, अनुशासनात्मक कार्रवाई का लिखा है। वही मैं सेकंड जी, बोल रहा हूँ, पहली बात तो ये अनुशासनात्मक है कि कार्रवाई का ही अनुशासनात्मक मतलब ये कार्रवाई होता है जो है कि वो अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम बने हुए हैं, और वो नियम के तहत सर्विस बुक में एंट्री या निंदा या सेंश्योर, ये भी एक माइनर पेनल्टी माना गया है। सो विदाउट इंक्वायरी ऑफिसर, विदाउट चार्जशीट, विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, सामने वाले आदमी के पूरे जो एविडेंस और सबूत और गवाह है उनको सबको एग्जामिन किए बिना ये कोई एम्प्लॉयर इम्पोज नहीं कर सकता है। किसी भी स्टेट के आप डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स उठा के देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या प्रक्रिया होती है। और धन्यवाद। दूसरा इस एक्ट में ही लिखा हुआ है कि ये रिकमेंडेशन है, इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये एसोसिएट रिकमेंडेशन होता है, तो उसको फिर मानना नहीं मानना ये जो है वो उसके लिए बात है, तो वो रिकमेंड कर देता है, बाद में फिर क्या करना नहीं करना वो फिर वो एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है। सर संचालनालय ने लिखा इनको कि आप अनुशासनात्मक कार्रवाई कीजिए, जहाँ सर्विस बुक ये नहीं, जो हमारे ये आप नगर मतलब पालिका नियम अरे फॉलो करके कार्रवाई, मतलब ये नहीं कि कार्रवाई सीधा उठा के रस्सी के सीधा उठा के उसको डिसमिस कर दिया, ऐसे नहीं होती कार्रवाई। नहीं कार्रवाई की गलत है, प्रक्रिया होती है लंबी, सही नियमानुसार है। होती है कार्रवाई। कार्रवाई वो तो मतलब ये उसमें थोड़ी फिर होता है इसको बकायदा नौकरी से नोटिस, निकाल दो, शोकॉज ऐसी नहीं नोटिस होती भी होने कार्रवाई। हैं, कार्रवाई की पूरी शोकॉज प्रक्रिया करनी नोटिस भी पड़ती है। होने हैं। पर सर अब आगे क्या होगा सर, उनमें अभी अभी कार्रवाई तो नहीं हुई है सर, लिखा की जा रही है, ये पहली बात लिखा तो हुआ ऑर्डर फाइल मतलब कैसे लिखे। अभी ऑर्डर हो गया है फाइनल, या केवल अभी शो कॉज नोटिस दिया नहीं है, अभी पहले ये तो बताइए। सर शो का शो कॉज नोटिस नोटिस है तो अभी तो संचालनालय केस ने दे पेंडिंग दिया है। है साहब, शो हाँ, तो का शो कॉज नोटिस के नोटिस। आधार पर ही कार्रवाई हो जाएगी, या पहले केस तो सूचना आयोग को तो सुनवाई पूरी कर लेने दो, शो कॉज नोटिस के आधार पर क्या कार्रवाई हो जाएगी। शो साहब कॉज वो तो नोटिस में तो सूचना पहले आयोग ने तो सूचना, आदेश दे दिया ना साहब, सूचना आयोग ने आदेश दिया उनको, संचालनालय और मंत्रालय दोनों को, और अच्छा तो मंत्रालय आदेश ने दिया है तो शो का हाँ, नोटिस तो इशू आदेश के करागा। वही वही जो लैंग्वेज बताई ना राहुल सिंह साहब ने, उस लैंग्वेज में आप आरटीआई लगा के क्या कार्रवाई हुई है ये पता लगा सकते हैं। सर्विस बुक की कॉपी मांगना ये उसमें नहीं आता है,
गिरीश दी है रामचंद्र सर, देशपांडे केस पढ़ दी लीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो लिखा है डिसिप्लिनरी नहीं, आप कार्रवाई, वार्निंग लेटर, चार्जशीट, इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट, ये सब के सब 81J में आता है। इट इज मैटर बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, ये लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने तो। हाँ, मेरे को तो दी उन्होंने संचालय वाले। हाँ तो आप लकी है, मिल गया आपको। हाँ लेकिन मिल गई तो उससे कर भी क्या लेंगे, वो पावर तो एम्प्लॉयर का होता है ना। ठीक है, कार्यक्रम को विराम दिया जाए यहाँ पर। राहुल सर ने भी काफी महत्वपूर्ण समय हम लोगों को दिया और लगभग 2 बजने वाले हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच में आप सभी सर शिवानंद जी, सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि मुझे वो ग्रुप में ऐड कर लिया जाए व्हाट्सएप में। मैंने आपको हाँ व्हाट्सएप किया था। हाँ हाँ हाँ, और व्हाट्सएप राहुल सर से एक सर रिक्वेस्ट है कि मैंने सर 25/12/2024 को एक आपसे मार्गदर्शन मांगा है, तो सर वो भी थोड़ा देख लीजिएगा सर। 25/12/2024 को आपका लास्ट व्हाट्सएप नंबर है 008 वाला है ना, उस पे सर मैंने किया है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। ओके, ठीक है पांडे जी, ओके बाय। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल सर को बहुत सारा धन्यवाद। शैलेश सर हमारे बीच में आए, समय